नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, आपका भी स्वागत है। प्रधानमंत्री की अपील पर काम शुरू हो गया है और सबसे पहले लीडिंग बाय एग्जाम्पल खुद प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ियों का काफिला जो है, छोटा कहना भी जो है वो मैं कम करके बताऊंगा आपको, 2 गाड़ी। आज जो तस्वीर हमने देखी सब हैरान रह गए। भारत का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों से चल रहा था, ये तस्वीर आई। और बल्कि कुछ ने तो ये कहा कि ये मोदी जी को इतना भी नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन वाकई वो तस्वीर आई, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि भाई जब प्रधानमंत्री ने अपील की थी देश से कुछ किफ़ायत बरतने की, तो अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई सरकार को फ्रंट पर आकर ये काम पहले खुद अमल में लाना चाहिए और फिर देशवासियों से भी अपेक्षा करनी चाहिए। तो आज हमने देखा बहुत सारी राज्य सरकारों ने बैठकें करके बहुत सारे निर्णय किए। देवेंद्र आपको उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। सबसे पहले विजिबल तो यही दिख रहा है कि सारे मुख्यमंत्रियों के भी काफिले जो हैं गाड़ियों के, वो छोटे हो गए। मैं लेकिन प्रधानमंत्री की बात शुरू करूंगा। वो मुझे तो देख के बड़ा अजीब लगा, 2 गाड़ी थी भाई। बिल्कुल। और हैदराबाद में बोलने के बाद वडोदरा या गुवाहाटी, जब ये दोनों जगह गए तो वहाँ ही इन्होंने गाड़ियों के काफिलों को कम करना एकदम शुरू कर दिया था और सीधे एसपीजी के हेड को बुला के निर्देश दिया था कि ये काम आपको करना है। कैसे करेंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की आप लोगों की जो चिंताएं हैं उसमें मैं व्यवधान नहीं डाल रहा, लेकिन इस काम को करना है। उस काम को किया गया और उस लेवल पर आप सोचिए। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, अगर देश के प्रधानमंत्री उस काम को कर रहे हैं तो बाकियों के अंदर भी ये समझ विकसित हो कि ये ज़रूरी है, इस लिहाज से ये करना है। आपने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह आधे से कम उन्होंने भी कर दिया। 5 गाड़ी थी, गिनी मैंने। बिल्कुल। हाँ। राज्यों के मुख्यमंत्री की आप बात कर लें, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात कर लें या असम के जो नए नवेल मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर लें, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की बात कर लें, वो सब इस काम को करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आज उन्होंने भी ये फैसला किया कि जितना कैबिनेट चलता है, जेट प्लस सिक्योरिटी उनकी भी है, उसको एकदम कम कर दिया जाए। तो ये सारे एक साथ अगर नेता भी करना शुरू कर रहे हैं तो उसके पीछे जनता तक, नीचे तक मैसेज जाता है कि आपको इस काम को करना है और ये काम करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ और आप देखें कि पीएम जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एकदम मतलब बचत की तरफ जाना है जिससे इकॉनमी पे कोई उस तरह का बर्डन पड़ने लगे। वैसे खर्च आपको रैशनल तरीके से करने हैं, जो कि हमारा, जिसे हम फॉरेन से जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिल कम करें, बस उसको कम करें। वेलफेयर स्कीम में पैसे खत्म कर दिए जाएं, ये कह नहीं रहे हैं। बाकी जो एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इंपोर्ट का जो दबाव है वो कम हो, और वो आप कर सकते हैं, इस लिहाज से वो करने को कहा जा रहा है। और पीएम सौरभ जब अभी यूएई जा रहे हैं तो यूएई में उनके जाने के पीछे मुख्य मकसद ही यही है कि एनर्जी सेक्टर के 2 एमओयू साइन होने हैं। उसमें पहला एमओयू है एलपीजी को लेकर यूएई के साथ, और दूसरा है पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर, और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यूएई का पूरा दौरा पीएम का सिर्फ एनर्जी फोकस्ड है, मतलब प्राथमिकता वो है जिसके चलते पीएम वहाँ पे जा रहे हैं। मैं जो बात आपने कही उसको थोड़ा एक बार अंडरलाइन कर लेता हूँ। एक्चुअली यही समझने की बात है, क्योंकि बहुत से लोग जो कह रहे हैं ना कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है, हो सकता है आपके मन में भी सवाल हो या किसी ने आपसे पूछा हो। लॉकडाउन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लॉकडाउन का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी को ठप कर देना। कोरोना में मजबूरी थी बीमारी के फैलने की, ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इसीलिए लॉकडाउन लगा था। अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि हमने कोरोना का मुश्किल वक्त देख लिया तो इससे भी बाहर आ जाएंगे, तो लोग उसी सेंस में तुलना करने लग गए। बिल्कुल वो तुलना नहीं है, केवल दुश्वारियां, क्योंकि अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उन्होंने सबसे मुश्किल वक्त का उदाहरण दे दिया कि वो भी देख लिया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो सरकार सोच भी नहीं सकती किसी भी रूप में कम करने का। जैसे देवेंद्र ने कहा, ये केवल, अगर मैं ऐसा कह सकूं, डॉलर बचाने की कवायद है। बिल्कुल शुद्ध रूप से डॉलर बचाने की कवायद, कि वो बर्डन आप ना डालें और उसमें जितना बचत कर सकते हैं उस बचत को कर लें। बाकी सब वो सिर्फ उस सेक्टर में, ये नहीं कि बाकी सारे खर्च आप अपना कम करने दें। या सरकार को कहा जा रहा है, राज्य सरकारों को, कि जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम है उसको आप ठप लगाएं, अन्न अगर बांटा जा रहा है तो उस पर रोकें। दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉलर जिस चीज़ में बचा सकते हैं, एनर्जी में बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल को लेके, गोल्ड में बचा सकते हैं, उसी बात की अपील पीएम ने की। फर्टिलाइजर है, खाने का तेल है, इन चीजों और क्योंकि आप धीरे धीरे इसमें आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी जाएंगे, आपका वो प्रोसेस भी दूसरी तरफ से जारी है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जैसे एलपीजी क्राइसिस को लेकर संकट शुरू हुआ, दूसरे सेक्टर पर हमने काम करना शुरू कर दिया। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, और वो होने तक
जो समय लग रहा है इस बर्डन को थोड़ा एलपीजी का प्रोडक्शन देश के अंदर बढ़ गया, कुछ परसेंटेज उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अभी आज मैं देख रहा था अश्विनी वैष्णव जी एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, कैबिनेट में कुछ फैसला हुआ है कोल गैसिफिकेशन का, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सोचिए, हम ऐसी बातों पर भी हमको रुचि होनी चाहिए एक्चुअली सबको। क्यों कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं या देश में ये फैसले हो रहे हैं तो उनकी ज़रूरत क्या है? हमारे पास तेल का भंडार नहीं है। आप 80-85-90% तेल आप आयात करते हैं। तेल के बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। हमारे पास कोयला है, और कितना कोयला है, हम 200 साल तक अपना कोयला खर्च करें तो खत्म नहीं होगा। अगर हम उस कोल से गैस बना सकें तो हमारी पीएनजी का, हमारी एलपीजी का, हमारी इंडस्ट्री को जो एलएनजी लगती है, नेचुरल गैस लगती है, वो सब इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब उस दिशा में सरकार काम करने जा रही है। और शुरू से देखें सौरभ, तो जब पीएम 2014 में दिल्ली आए, उसके बाद 2-3 चीज़ों को लेकर उनका फोकस बहुत ज़्यादा था। जैसे मान लीजिए जब उन्होंने सोलर एनर्जी की बात की, तब तो ये क्राइसिस नहीं था ना, वर्ल्ड लेवल पर सोलर अलायंस बनाना, उस तरह की चीज़ें करना, क्योंकि वो उनको दिख रहा था कि आगे जाकर कभी क्राइसिस हो तो हमारे लिए ये कितना बर्डन हो सकता है। तो जो 2-3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर उनका था, पहला ये कि डिफेंस पर हम किसी पार्टिकुलर देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर निर्भर ना रहें। क्राइसिस के समय में उस देश ने अगर कोई गच्चा दिया, धोखा दिया, तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो हमारे वेन्यूज़ हैं वो अलग अलग खुले होने चाहिए। दूसरी चीज़ इसके साथ ही जुड़ा हुआ था कि जितना जल्द हो सके डिफेंस में स्वदेशी तकनीक पे आपको जाना होगा और प्रोडक्शन पे उसमें ध्यान देना होगा। तीसरा चीज़ एनर्जी को लेकर था कि एनर्जी में जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर एक तो हमारा इतना पैसा खर्च हो रहा है, दूसरा हम निर्भर हैं उस देश के भरोसे। अगर उसने एक बार हमारी नकेल कसी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या वैकल्पिक चीज़ें होने चाहिए, और चाहे आप जैविक खेती की बातें करें या फिर पीएनजी, नए नए वेन्यूज़ खोलना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर अलायंस, ये सारी चीज़ें उसी दिशा में थी कि एनर्जी के मामले में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। और इस पर्टिकुलर क्राइसिस को लेकर अगर आप देखें तो जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ, पीएम ने जो पहली मीटिंग ली थी उसमें ये कहा था कि जिन देशों से ये प्रभावित हो रहा है उसके अलावा जितने वेन्यूज़ हो सकते हैं आप उन सबको देखें और वहाँ से उस पर काम करना शुरू करें कि वहाँ से हम कैसे ला सकते हैं। लेकिन वो महंगा पड़ता है, टाइम लगना है, लेकिन उन सारी चीज़ों को किया गया। अब ये सारा करने के साथ अगर इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस हो, पूरी दुनिया इतनी प्रभावित है, और आप यहाँ पे मान के चलें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता जी, तो फिर नहीं, वो तो खैर भाई उसमें यही आलोचना थी कि चुनाव से पहले क्यों नहीं किया। लड़ाई तो जंग जो चुनाव से पहले शुरू हो गई थी, तो ठीक है, मान लीजिए कि चुनाव की वजह से नहीं किया, इसमें और ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। उसमें एक चीज़ है सौरभ, पहली बात तो ये कि क्या उससे देश के लोगों पर बोझ पड़ गया क्या? नहीं, और क्या पहले डाल देना चाहिए पहले डाल देना चाहिए था, ये कह रहे हैं। और दूसरा, चुनाव खत्म हुए तो काफ़ी दिन हो गए ना, अगर वैसे ही क्राइसिस रहती तो उसके अगले दिन में कर दिया गया होता। एक्चुअली इसमें अब जैसे आज सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, 15% कर दी है, सोना महंगा हो गया। सोना महंगा होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की रुचि सोने में कम हो ही जाएगी। सरकार ने एक तरीके से प्रयास किया है कि भाई इसको डिसएडवांटेजेस बनाना जितना कर सकते हैं उतना कर दें, तो शायद लोग कम सोना खरीदने लग जाएं। मैं इस पर एक सज्जन का एनालिसिस पढ़ रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट ही हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है काम ना करे, हो सकता है कर जाए। शायद इसलिए काम ना करे क्योंकि लोग कभी ये मान के नहीं चलते कि सोना सस्ता होगा। उनको तो लगता है आज जितने का कल उससे और महंगा ही होगा, तो कल की बजाय मैं आज ही खरीद लूं। बट हो सकता है वर्क कर जाए, एक सरकार ने चांस लिया है ये काम करके। बिल्कुल सर, और सोना के केस में खास तौर पर देखें तो निश्चित तौर पर देशवासियों के लिए वो एक समस्या होनी चाहिए। इस लिहाज से हर पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए वो एक समस्या होनी चाहिए कि जो गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं उसका रीयूज़ क्या है, कुछ भी नहीं। तो उतनी बड़ी धनराशि जिसमें इंपोर्ट आप उसको कर रहे होते हैं और वो एक डेड मनी के तौर पे हो जाता है, तो उसका फिर देश के जीडीपी में, देश के आगे बढ़ने में उसका कहाँ योगदान जा रहा है। तो वो चीज़ तो वैसे भी होनी चाहिए। और क्राइसिस के तौर पर तो उसमें अगर सतर्कता बढ़ती जा रही तो सरकार की तरफ से वो कोशिश है कि वो अगर बढ़ाए तो शायद कुछ हतोत्साहित। वो हमारा नंबर 2 इम्पोर्ट बिल है, और लगभग मुझे लगता है कि 72,000 करोड़ डॉलर के आसपास, 72 बिलियन डॉलर के आसपास उसका फिगर कुछ रहता है। तो इतनी बड़ी धनराशि अगर आप उसमें खर्च कर रहे हो। अब ये जो मतलब तेल की बचत की बात है, इसमें अभी सरकार नसीहत पर चल रही है, मतलब नसीहत दी है। अब ये सब प्रधानमंत्री की गाड़ी काफिला छोटा, मुख्यमंत्री की गाड़ियाँ कम चल रही हैं, ये कॉस्मेटिक है। अब उससे कोई तेल की बचत नहीं हो रही, वो एक सिंबॉलिज्म है
कि हम हर स्तर पर हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या एडवाइस से कुछ निर्देश पर सरकार जाने के बारे में सोच रही है कि भाई आईटी सेक्टर को कहो कि वर्क फ्रॉम होम करा ले, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कैंपसेस उनको ऑनलाइन कैंपस कर दिया जाए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो पीएम के अप्रोच को अगर सौरभ आप देखें, उस पैटर्न को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका काम करने का तरीका क्या है। जैसे सबसे पहले जब उन्होंने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ने की बात कही थी, तो चाहते तो उस समय इसको लागू भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ने की अपील की और उस नेता की क्रेडिबिलिटी देखिए उनकी कि उस अपील पर लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। जहाँ 5-10 रुपए के लिए लोग फाइट कर रहे होते हो, एक अप्रोच मतलब माइंडसेट वैसा रहता है, भले चाहे कितना भी सक्षम हो, और वहाँ पर एक सब्सिडी मिल रही है उसको लोग छोड़ने के लिए लाइन लगा के खड़े हों। दूसरा, कोविड के समय आपने देखा, जैसे जिस बात का मजाक भी उड़ाया जाता था, लेकिन समझिए उसके पीछे पीएम की चेतना क्या थी कि घंटी बजाने से कोविड ठीक नहीं होगा, लेकिन घंटी बजाने से सबको ये समझ में आएगा कि ये क्राइसिस आ गया है या इस क्राइसिस के प्रति जो जो प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए वो हमें लेना है, उसमें हमको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो किसी चीज़ को जन आंदोलन से जोड़ देना वो पीएम को बखूबी मालूम है, और जन सहभागिता के बिना ऐसे बड़े काम होते नहीं। उसी कड़ी में आप ये भी देखें कि वो अपील के साथ साथ खुद एग्जाम्पल पेश करना, और पीएम को ये पता है कि इस पर लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, लोगों को ये बात समझ में आएगी। कम से कम देश की बहुसंख्यक जो बड़ी आबादी जो है, बहुसंख्यक इन द सेंस की मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो लोग होंगे जो ऐसे मामलों पे पहले भी रिस्पॉन्ड करते हैं ना, इस बार फिर से वो रिस्पॉन्ड करेंगे और उसका फ़र्क पड़ेगा। रह गई बात कि सरकार आगे क्या अभी जो एडवाइस कर रही है वो आगे कोई दिशा निर्देश दे रही है, वो उस सिचुएशन के बारे में सर आप कह सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल ज़्यादा है। कि क्योंकि डे टू डे उस पर सब सारी चीज़ों का एनालिसिस हो रहा है। तो अभी सरकार में सभी मुख्यमंत्रियों से भी, मैंने कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हुई, वो बार बार इस बात को ये कह रहे हैं कि हम लोग एडवाइजरी के तौर पे इन सारी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लोग इसको उसी रूप में रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। अब ये खास तौर पर एनर्जी के केस में ये संकट कॉस्ट का ज़्यादा है या आपूर्ति का? आपूर्ति का तो अभी तो वैसी चीज़ नहीं है। हाँ, कॉस्ट वाला ज़्यादा है कि बर्डन वो पड़ रहा है, और अगर बर्डन पड़ रहा है तो अपने आप को आप कैसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पब्लिक कन्वेंस है और उसमें अगर आप गाड़ी छोड़ के उसका इस्तेमाल कर लें तो इससे आपके किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय थोड़ी बहुत असुविधा के। इतना बड़ा क्राइसिस अगर है तो थोड़ी बहुत असुविधा आप सह लें, यही अपील करने की कोशिश की जा रही है। एक आदमी अगर 1 लीटर तेल बचाएगा तो 1 लाख लोग 1 लाख लीटर तेल बचाएंगे। एकदम सोचिए, और वो अगर उस लेवल पर होना लगे, जैसे अगर गाड़ियों की काफिला, मतलब क्या था, गाड़ियों की काफिला ऐसा तो नहीं होता ना कि वो शौक के लिए होता है, वो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, और वो जब थ्रेट का परसेप्शन रहता है तो उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर कोई क्राइसिस अगर अचानक आ गया नेता के सामने, मान लीजिए आप सोचेंगे कि बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि क्या ज़रूरत है, इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, आपको नहीं पता ना कि ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं रास्ते में कोई अटैक होगा कि नहीं होगा, कोई बमबारी होगी कि नहीं होगी, कहीं से गोलियों की तड़तड़ाहट आएगी कि नहीं आएगी, कोई आतंकी हमला होगा कि नहीं होगा। तो उन सारी चीज़ों के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उन सब चीज़ की तैयारी करती है, क्योंकि अभी क्राइसिस आ गया है तो आपको अलग तरीके से उसको हैंडल करना है और उसी काम को किया जाए। एक्चुअली बात कर लेते हैं ये, क्योंकि आपको तो पता होगा कि वो गाड़ियाँ जो होती हैं हर गाड़ी का एक पर्पस होता होगा पूरा। भाई, जैसे एक गाड़ी रिप्लेसमेंट व्हीकल कहा जाता है। भाई वीआईपी की गाड़ी खराब होगी तो क्या करेगा वो, इंतजार तो नहीं किया जाएगा, उसकी एक स्पेयर गाड़ी चल रही है, एग्जैक्टली एक सिक्योरिटी की स्पेयर गाड़ी चल रही होगी। अब जैसे भाई वीआईपी की गाड़ी जो है, ठीक वही गाड़ी, उसी तरह की गाड़ी पीछे एक चल रही होती है। मान लीजिए कि उस तरह का जेट प्लस सिक्योरिटी का व्यक्ति, उस तरह का वीआईपी अगर अचानक सड़क पे गाड़ी ख़राब हो जाए तो गाड़ी ख़राब होगा तो क्या गाड़ी में बैठ रहेंगे या गाड़ी से उतर के वेट करेंगे कि गाड़ी को मैकेनिक बुलाया जाए, ये ठीक किया जाए, या दूसरी गाड़ी बुलाएंगे, दूसरी गाड़ी बुलाएं, और उसमें सिक्योरिटी के लिए आप कितना बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो तय की जाती हैं ये नेताओं के द्वारा नहीं तय की जाती हैं, ये तय होती हैं जो सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट लोग हैं, ऑफिसर्स जो हैं, वो ये प्रोटोकॉल तय करते हैं, नेता उसको फॉलो करते हैं। और बहुत सारे केस में मैंने देखा कि नेता ऑब्जेक्ट करते हैं कि क्या ज़रूरत है इतना करने की, अच्छा, लेकिन सिक्योरिटी वाले उस पर एकदम मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको अपना चैलेंज दिख रहा होता है। सौरभ, यहाँ तक होता है कि जैसे अगर कोई पब्लिक इवेंट हो रहा है, कोई रैली हो रही है, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में इस बात का भी आकलन किया जाता है कि अगर यहाँ पर फायर लग गया, आग लग गई, तो सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि आग लगने की स्थिति में कितने एग्जिट गेट होने चाहिए, फायर ब्रिगेड कहाँ होना चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए,
यहाँ तक देखा जाता है कि अगर कुछ कैजुअलिटी हो गई या लोग थोड़े जले, कुछ लोगों को मदद करनी है, तो उनको अगर लेके जाना हो तो उसके लिए आपके पास कितने स्ट्रेचर होने चाहिए, ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, और वो सारा ग्राउंड पर होता है, बंदोबस्त तो करके रखते सारी बंदोबस्त में फिर उतनी गाड़ियाँ, उतनी सारी चीज़ें तो सब लगेंगी ना। कितने आपके साथ फोर्स चल रहे हैं, उन फोर्स के गाड़ियों के बैठने की व्यवस्था, अच्छा उसमें लेयर होता है, एक क्लोज प्रोटेक्शन टीम होती है, फिर उसके बाद आउटर सर्किल होता है, फिर उसके बाद, तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो नीड नहीं है। मैंने इसलिए आपसे ये बात की क्योंकि आज मित्र मुझसे लड़ लिए इस बात पे, वो ज़्यादा न्यूज़ में रुचि नहीं रखते, तो उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं तो पहले तो सब नेताओं को अपनी अपनी जो गाड़ियां हैं वो कम कर लेनी चाहिए। मैंने कहा कि भाई इस बात को फिर अगर ये एक आदमी के मन में तो हो सकता है बहुत लोगों के मन में हो, और शायद ये इसीलिए मैंने कहा एक सिंबॉलिक फैसला है, लेकिन शायद ये इसको सबसे पहले सरकार ने किया। बिल्कुल सौरभ, और वो एक नज़ीर बनाकर अगर आप दे रहे हैं कि देखिए अगर सरकारें ये कर रही हैं तो आप लोग भी करेंगे, और आप लोग करें इस बात को उसी तरीके से। पीएम के, जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि उनकी ये कोशिश रहती है कि इस तरह के किसी भी इशू को सीधे जनता की भावना से जोड़ो, तभी सक्सेस मिलेगी। अब एक बात, दूसरी बात ये कि तेल के दाम, कल पेट्रोलियम मंत्री ने कई बार कुछ मीडिया इंटरेक्शंस उनके हुए और उसमें उन्होंने एक जगह ये कहा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ होने ही जा रहा है, और दूसरी जगह उन्होंने ये कहा कि जो लोग कहते हैं कि चुनावों की वजह से हमने दाम नहीं बढ़ाए, तो 4 साल से दाम नहीं बढ़ाए, उसमें बहुत सारे चुनाव हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दाम नहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने दोनों बात अलग अलग बात कही, तो है कहाँ इसमें सच्चाई कि बढ़ने वाले हैं दाम या नहीं बढ़ने वाले हैं? इसे दाम बहुत ज़्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता सौरभ। जिस तरीके का घाटा हो रहा है ऑयल कंपनीज, पीएसयू को, वो भी आप सोचिए ना कि वो एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट ही है, लेकिन वो एक कंपनी है, उसको आप दिवालिया करके किसका फायदा कर मैं फिर आपको बिल्कुल लेमन आम लोगों के मन में जो है पूछता हूँ, वो कहते हैं सरकार की कंपनी है ना, तो सरकार अभी तक अगर घाटा सहरी तो सहले थोड़े दिन, और जब ठीक हो जाएगा तो अपने आप घाटा बंद हो जाएगा। सरकार की कंपनी है तो सरकार के पास वो पैसा कहाँ से आता है? सरकार के पैसा, लोग जो टैक्स देते हैं वही पैसा है ना सरकार के पास। सरकार ने अलग कोई कुआं तो नहीं खोद रखा है कि वहाँ से पैसा निकालते जाओ देते जाओ, हमारा ही पैसा है वो। सरकार सिर्फ एक व्यवस्थापक होती है, एक मैनेजर के तौर पे आप वहाँ पे बैठे हुए हैं कि इतने सारे देश के लोगों का टैक्स इकट्ठा हो रहा है, वो रेवेन्यू इकट्ठा करके आप उसको मैनेज करते हैं। उसमें जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं उसमें देश के लोगों की भागीदारी रहती है, उनका एक तरह स्वामित्व आपके हैं कि वो उनका रहता है। तो उसमें अगर वो कंपनी उस तरह के घाटे पे चल रही है तो वो इकॉनमी कैसे उस कंपनी को सस्टेन करा पाएगी? और फिर वो कंपनी अगर दिवालिया हो जाए उसके बाद क्या होगा? वो नहीं होने जा रहा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस तरह के तर्क के हिसाब से अगर देखें तो ये मान के चलें कि ये फैसला तो लेना ही पड़ेगा सरकार को। इसमें बहुत दिन तक टालना तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक टाला जा सकता है। बहुत दिनों तक टालना बिल्कुल संभव नहीं है। अभी तक जिस इफिकेसी, जिस कार्यकुशलता के साथ, जिस कार्य क्षमता के साथ अपने पीएसयूज ने जो काम किया है और सरकार साथ खड़ी रही है, अपने आप में देश के लोगों को इस बात के लिए गर्व करना चाहिए कि बाकी दुनिया के दूसरे देशों की स्थिति देखने की वहाँ पे क्या हो रहा है और अपने यहाँ पे क्या ऑलरेडी 50% दाम कई देशों में बढ़ गए, कई जगह पे बढ़ गया, और कई जगह पे कैसे कैसे पहले प्रतिबंध लगा दिया गया, क्या क्या चीज़ें की गई। और यहाँ पर अगर आप इतने दिनों तक ऑलमोस्ट नॉर्मल, एक छोटा हिस्सा जो कमर्शियल सेक्टर था वो थोड़ा प्रभावित रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इतना बड़ा क्राइसिस है तो कैसे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन बाकी सरकार ने जितना कुशन दिया है उसमें देश के लोगों को एकदम से समझ में आना चाहिए कि क्राइसिस मैनेजमेंट किस प्रकार से मोदी सरकार करती है। उसका एक शानदार उदाहरण ये भी है सर। क्या सरकार, लास्ट सवाल मेरा आपसे, सरकार ने कुछ कंटिजेंसी प्लान्स वर्कआउट करके भी रखे हुए हैं? जैसे फॉर एग्जांपल विदेशों में तो यहाँ तक हुआ है कि तेल की, पेट्रोल डीजल की राशनिंग कर दो कि गाड़ी को हफ्ते में इतना ही लीटर तेल मिलेगा, मोटरसाइकिल को इतना ही। लोगों ने तो, कई सरकारों ने तो एसी का टेम्परेचर कितना सेट करेंगे ये भी अपनी जनता को बताया है। और ज़्यादा उन देशों में सौरभ हुआ है जो कि ऐसे कहने को आप देखें तो बड़े होने चाहिए, लेकिन समय पे उन्होंने मैनेज नहीं किया अपनी चीज़ों को। हमारे देश में नरेंद्र मोदी सरकार की सौरभ अपने देश में सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में जवाब नहीं होता है, बहुत पहले भाप के उस पर एक्शन शुरू हो जाता है। जैसे ये शुरू हुआ था उसके बाद पीएम ने लगातार निर्देश दिया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बताई, अभी परसों भी मीटिंग हुई थी, तो लगातार वो सारी मीटिंग का चलना है कि एक स्टेप का मॉनिटरिंग करना। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जो आपको बहुत एबनॉर्मल लगे, बहुत अलार्मी लगे। जैसे जिस तरह की अपील की गई है पीएम से, सही मायने में देखें तो अगर आप पढ़े लिखे समझदार देश हैं तो ये अपील करने की भी ज़रूरत नहीं थी, खुद ही आपको बचाना शुरू कर देना चाहिए। कैसे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि पूरी दुनिया की तेल की जहाँ आपूर्ति होती है 20% वो अगर हिस्सा प्रभावित हो, हम अपना जो 50-60% जहाँ से लेते हैं वो जगह अगर इस रूप में बुरी तरह से प्रभावित हो तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आप उसके लिए बचाओ बचत कुछ शुरू कर ही देते हैं। लेकिन पीएम को अपील करना पड़ा, पीएम ने अपील किया और पीएम की अपील के बाद बाकी सारा तंत्र आप देख रहे हैं उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो
उम्मीद जताई जा सकती है कि लोग भी पहले जैसे प्रधानमंत्री के किसी कदम के साथ रहते हैं, इसमें भी वैसे ही रहेंगे। बाकी कुछ असर तो पड़ना है, वो बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता। चलिए बाकी आगे देखिए अब सरकार क्या जैसे उन्होंने कहा कि अभी कुछ और इससे ज़्यादा ड्रास्टिक तो नहीं सुनने में आ रहा है, आगे होगा तो पता चलेगा और हम आपको बताएंगे। मैं एक शब्द आजकल बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, किफ़ायत। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि किफ़ायत में ही फ़ायदा है, तो उसको उस मंत्र को अपनाने लेकिन का वक्त आ किफ़ायत गया है। सिर्फ उसी सेक्टर में, ये नहीं कि आप बाकी स्पेंडिंग खत्म कर दें, हाँ, बाकी स्पेंडिंग नहीं, बचत कर किफ़ायत दें, वो नहीं जिस करना। जहाँ जहाँ कहा जा रहा है बस। सरकार द्वारा वहाँ वहाँ किफ़ायत बरती। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।